इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीजा को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वो मेरा हाथ थाम कर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से हरगिज प्यार नहीं करती थी, और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और रोती जाती थी। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपने मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी, सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और रंग ऐसा हो गया था कि देखकर ही दिल परेशान हो जाता था। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचान ही नहीं जाती। नर्म नाजुक चेहरा, मौलाना सितारों की तरह रोशन आंखें। मैं अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरे उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुँह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज़ आई। वो बोली, रेखा आ जाओ, चाय बन गई है, सब साथ बैठते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी। भाभी तेज तेज चलती थी, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। वो आगे निकल गई तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोली, जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, अंजलि तुम मुझसे 6 महीने छोटी हो ना? उसने इस बात पे सर हिला दिया। तो मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो, मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। अंजलि एकदम परेशान हो गई। वो बोली, चुप करो रेखा, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान सब बेहतर करेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर ही पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो बोली, रेखा जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती रह गई। मैं बोली, अंजलि मेरे लिए रिश्ता? वो कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ जी ने रिश्ता लेकर आने वाले आंटी से बात की थी, वो लेकर आई है। मैं बोली, अंजलि क्या फ़ायदा तैयार होने का जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट ही करने वाले हैं। वह बोली, ना उम्मीदी वाली बातें मत करो, तुम पिटोगी मुझसे। देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की और अब रिश्ता आ गया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वह तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है हमारी ये प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देखा था। आज मुझे पहली बार यह एहसास हुआ था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि हे भगवान, ये लोग मुझे पसंद कर दे। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना के जाते हैं। तभी मैंने नज़र उठा के उस लड़के की तरफ देखा था। वो अब भी मुझे ही देख रहा था। माँ बोली, अगर यह बात मेरे हाथों में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानती है ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रेखा के पिताजी जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर देती हूँ। वो लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर ये हुआ, मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथ में ले लिए। दोनों तरफ से ही हाँ हो गई थी और सिर्फ 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देख के हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी इस बात को मान लिया था।
और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा किया था और मैं अमन की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही अमन भी कमरे में आ गया था। वो भी खुश लग रहा था। उसने मुझे मुंह दिखाई रस्म पर अंगूठी पहना दी थी और बोला, रेखा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। जबकि मुझे अभी तक इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी बेरौनक लड़की को पाकर खुश हो गया हो। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। वो मेरे सवाल पर हंस दिए थे। वो बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने कर ली थी शादी। मैं सवाल से ही सवाल निकाल रही थी ताकि अमन का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ में क्या पसंद आया था आपको। वो बोले, तुम्हारी ओरिजिनलिटी, तुम जैसी हो वैसे ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप के पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए थे। मेरा पति मुझ पर जान न्यौछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरे अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। अमन के साथ मैं बिल्कुल भी जचती नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूँ। मगर मेरे सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो अमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। खैर, हर शाम मेरी सास अमन के आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाती थी, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे केक खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में जोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती थी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब तक अमन घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती थी और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागता रहता था। यूँ हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि शायद वह मेरे और अमन के प्यार से जलने लगी और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। आज शाम मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बना कर लाई थी, तो मैं बोली, माँ जी, मैं इसे अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वो कहने लगी, अभी मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वो बोली, जब ठीक हो जाएगा ना तब खा लेना। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर उस कस्टर्ड को खाने के बजाय छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगा था। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटी। मैं रोते हुए बोली, अमन को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब तक अमन भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी। वो जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी। मैं चिल्लाई और बोली, यह नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो सिर्फ अभी 2 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, अमन, मुझे इस अस्पताल से ले चल, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। अमन ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब बाहर चले गए। मेरे डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मैंने ही जना है। लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम में बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अमन का सामना कैसे करूंगी। वो शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर हुई थी कि अमन और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है।
ये हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाए। अमन बोला, क्या बात है रेखा, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और अमन को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे घर वालों को इस बच्चे के पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया था। अमन अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। अमन ने उसका नाम यश रखा था। मैंने एक बात को गौर किया था कि जब से हमारे घर में यश पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपने माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जब भी यश रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, बेटी इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वो मुझे कुछ भी ना कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब अमन ऑफिस से लौटे तो मेरे सास के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में हो। वो बोली, मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी अमन की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कह रहा था, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे अलग ही होते। मेरी सास चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आए तो मैं थोड़ी डर के बैठी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वो मुस्कुरा कर बोले, रेखा इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी ज़िंदगी अमन के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी। क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। अमन ने यश के लिए आया का इंतज़ाम कर लिया था। अब ज़्यादातर यश को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, जी मेम साहब आपकी सास पागल वागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पे होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो ना हो उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। मैंने आया से कह दिया था कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखना, वो दिन भर जो कुछ भी करती है मुझे एक एक बात आकर बताना। वो मुस्कुरा कर बोली, जी मेम साहब मैं तो आपकी ही वफादार हूँ। खैर अब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम वाली औरतें बहुत अच्छी जासूस हुआ करती है। अमन स्टडी रूम में थे। वो अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वही लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला अमन हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में अमन मुस्कुराता हुआ खड़ा था और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अमन के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, अमन ने वो फ़ोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। अमन जल्दी से उठा और बोला, आओ रेखा मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़ कर रह गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आ गई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे ही मालूम नहीं पड़ा था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे।
हर सपने में मैंने यही देखा कि अमन मुझसे दूर जा रहा था। मैं अमन की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ा कर बैठी थी। अमन बड़ा परेशान सा लग रहा था। वह बोला, क्या बात है रेखा, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। अमन बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अमन कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी की जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर अमन के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनने रुक गए थे। माँ जी अमन के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में अमन ने बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है उससे। माँ, मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ उससे, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ये बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या अमन ने दूसरी शादी की है? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आ गई थी। कमरे में जब अमन वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वो बोला, रेखा, जब मैं कमरे से गया था तब तुम संभल चुकी थी, और अब फिर से तुम्हारा चेहरा फिर से मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि अमन, आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही थी। मैंने अमन से नींद की गोली मांगी थी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। अमन ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अमन ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरे सास के मोबाइल पर पड़ी थी। वो सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने वो मोबाइल उठाया और अमन के स्टडी रूम में आ गई। मैंने अमन के नंबर पर मैसेज किया था, रेखा का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही अमन की कॉल आ गई थी। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर काँपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया था। फ़ोन से अमन की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप रेखा की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दे, रेखा को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने रेखा से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राजी नहीं हुआ और आप भी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे रेखा के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। जब मैं दुल्हन बना के उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की, और जब इन सब से भी आप हमें अलग न कर पाए तो आपने रेखा का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था? एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है ना। रेखा उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वो कोमा में चली गई थी माँ। और जब आपको मालूम पड़ा था कि वो माँ बनने वाली है तो तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। रेखा बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वो कोमा से तो बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ आप भी जानती है कि 6 महीने बाद जब रेखा की भाभी की कॉल आई थी कि आप रेखा को फिर से शादी करके ले जाए, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रेखा शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसके दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाई में दवाई डालकर देती थी। अब आप भी फिर से लोगों की बातों में आ गई है कि मैंने दूसरी बार भी रेखा से ही शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती है कि ये शादी सिर्फ रेखा को दिखाने के लिए की थी। वो तो अभी तक इसी सदमे में है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। अमन जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे ये उसकी तमाम बातें सुनकर
झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं अमन से बोली, मेरा यश कहाँ है? अमन मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। खैर, मैंने ये सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।